एवरीवन, दिस इज स्नेहा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12 को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। हम लोगों ने स्टेमिन के बारे में देखा था, जो कि एक मेल पार्ट होता है, यानी कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि एक नर जनन अंग होता है। स्टेमिन यानी पुंकेसर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इन डिटेल, क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ना था, हम लोगों को पढ़ना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इन दिस वीडियो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब स्टेमिन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने उसे ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला था कि स्टेमिन यानी पुंकेसर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक परागकोश, एक पुतंतु। पुतंतु क्या करेगा, परागकोश को एक तरीके से उसे होल्ड करके रखेगा। होल्ड कैसे, एक तरह से उसको सहारा दे रहा है ना। और दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी परागकोश के बारे में, तो जिसमें हमने देखा था कि उसमें 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम्स होती हैं, और उनकी स्ट्रक्चर भी इन दिस वीडियो हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम के पार्ट्स देखेंगे और उन्हीं में उसकी सारी चीजें जो हैं पता चल जाती हैं। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, साथ ही साथ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, ठीक है, यानी लघु बीजाणु धानी के बारे में, और हमें लघु बीजाणु जनन के बारे में भी समझना है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और हम लोग जल्दी ही इसे फिनिश भी कर देंगे। तो अब हमें हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम और हिंदी में से क्या कहते हैं, लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी, ठीक। तो लघु बीजाणु धानी के हमने संरचना देखी थी, तो हमने देखा था कि ये दो तरह से हम इसकी आकृति को समझ सकते हैं। पहली चीज तो कि जब हम इसे सामने से देखें तो इसकी जो संरचना है वो बेलनाकार होती है, और जब हम इसे ऊपर से देखें, टॉप से देखें, अगर इसको ऊपर से हमने परागकोश का भाग काट दिया और अगर हम उसे ऊपर से देख रहे हैं तो ये हमें जनरली सराउंडेड दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इसमें समझ में आ जाता है कि परागकोश को जब हम काटते हैं तो उसमें 4 लघु बीजाणु धानी जो हैं वो हमें क्लियरली समझ देती हैं। अब आप देखोगे कि एनसीईआरटी में जो डायग्राम मेंशन है वो अनुप्रस्थ काट का ही क्यों है, अनुप्रस्थ काट को ही क्यों दर्शाया गया है, ठीक है। वो इस प्रकार से अनुदैर्घ्य काट को भी तो दर्शा सकते थे। तो कारण ये है क्योंकि जब हम उसे सामने से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें 2 लघु बीजाणु धानी ही दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2 उसके पीछे होती हैं। तो यही कारण है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको 4 लघु बीजाणु धानी जो है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, तो अब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने देखा था माइक्रोस्पोरेंजियम में कि स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप से बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है, आप समझ सकते हो। और डायग्राम जो है एनसीईआरटी का मैंने लगाया हुआ था, तो आप जानते हो कि कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है उसकी, ठीक है। थोड़ा ठीक नहीं बन पा रहा है बट मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ये क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर है किसकी, परागकोश की, एंथर की। तो एंथर में जो है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम्स होती हैं, चारों साइड्स, ठीक है, चारों तरफ इस प्रकार से पाई जाती हैं। और हमें एक को अगर मैं जूम करती हूँ तो उसके 4 स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं, 4 लेयर भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसी संरचना देखने को मिलती है, ये हम देख चुके थे। बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि चारों को होल्ड करके रखता है, इसके बारे में भी हमने देख लिया था। इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इन डिटेल कि माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी लेयर्स होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसको रफ कर दें, इसको रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर पहले तो देख लो, मेरी चीज लिख देते हैं, पहले एनसीईआरटी की भाषा लिख देते हैं, वो कह क्या रहा है, फिर उसे समझने की कोशिश करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो एनसीईआरटी की भाषा है वो कहती है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं इसके, ठीक है। इसका मतलब तो पता है आपको, डेफिनेशन टाइप की मैंने पिछली वीडियो में बोल दी थी कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, परागकोश के अंतर्गत 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, ठीक है। इन्हीं के अंदर जो है परागकण बनेंगे, ठीक। हमें पढ़ना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होंगे इसके, ठीक है। 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक होता है परागधानी भित्ति, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम
जीएल वॉल। ठीक, पहले तो हमारी है परागधानी भित्ति, जिसमें हमारी 4 लेयर्स आ जाती हैं, 4 परतें आ जाती हैं, उनके बारे में हमें समझना है। इसके अंदर जो है 4 परतों के बारे में हमें पढ़ना है, उनके नाम मैं अभी लिखूंगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या जाती है, एक आ जाता है हमारा इसमें अंदर बीजाणु जनन कोशिकाएं। कोशिकाएं या फिर ऊतक, उनकी ऊतक का मतलब क्या है, ऊतक मतलब समान कोशिकाओं का समूह है ना। ऊतक का मतलब क्या है, टिश्यू मीन्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेम सेल्स, एक जैसी कोशिकाएं होती हैं तो उन्हें होमोजेनस सेल्स, तो उनके बारे में हम भी समझेंगे। तो बीजाणु जनन कोशिकाएं यानी कि इनको स्पोरोजीनियस सेल्स। इतनी चीजें समझ में आई। अब मैंने यहाँ पर कहा है कि परागधानी जो भित्ति होती है, दोनों के बारे में हम समझेंगे जब स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम जब बात करेंगे। ठीक है, परागधानी भित्ति, इसमें मैंने कहा है कि इसमें 4 लेयर आ जाती हैं। ठीक है, ये जो है विभाजित होकर के 4 परतों का निर्माण करता है, 4 परतों बनती हैं इससे। तो 4 परतें कौन कौन सी हैं, उनके यहाँ पर नाम लिख देते हैं। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो बाह्य त्वचा होती है। ये चीज तो हम लोग बहुत बार पढ़ेंगे कि जो बाहर की परत होती है उसे बाह्य त्वचा ही बोलते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा, ठीक है, और इंग्लिश में से बोला जाएगा एपिडर्मिस। ठीक है, EPIDERMIS, एपिडर्मिस, अगर क्लियर नहीं दिखे तो। ठीक है, दूसरी आ जाती है बाह्य त्वचा के बाद हमारी आ जाती है अंतःस्थिशियम। अंतःस्थिशियम परत। ठीक है, अब परत लगा लेना, बाह्य त्वचा परत, ठीक है, या फिर अंतःस्थिशियम परत, वो मतलब है तो वो चारों परतें ही। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथीशियम। ठीक है, तीसरी जो लेयर है वो है मध्य त्वचा, मिडल लेयर। ठीक है, ये है हमारी मध्य त्वचा, इंग्लिश में इसको बोलेंगे मिडल लेयर। और लास्ट वन हमारी आखिरी वाली आ जाती है। ठीक है, यहां दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आखिरी वाली आ जाती है हमारी टेपिटम। क्या आ जाती है, टेपिटम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। टेपिटम, तो 2 चीजें इंक्लूड्स होती हैं इन द माइक्रोस्पोरेंजियम में। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में 2 चीजें आ जाएंगी हमारी। पहली चीज तो आ जाएगी परागधानी भित्ति, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बोलते हैं, जिसमें हमारी 4 लेयर्स आ जाती हैं। चारों के मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेपिटम है, तो इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। दूसरी चीज आ जाती है बीजाणु जनन कोशिकाएं, जिसको हम स्पोरोजीनियस सेल्स बोलते हैं, या फिर टिश्यूज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जब बात करेंगे तो इस चीज से हमारी जो है अभी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले से बताऊंगी नहीं मैं। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ एक डायग्राम बना करके, एक छोटा सा डायग्राम बना करके कि क्या चीज कहाँ पर है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख तो दिया है कि ये चीजें होती हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेयर्स बनाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है वो जनरली सराउंडेड होती है। तो सराउंडेड स्ट्रक्चर में इसके चारों तरफ जो है ये 4 लेयर्स पाई जाती हैं, उनके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, जैसे कि सबसे बाहर वाली लेयर मैं बना देती हूँ, व्हाइट से बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे पहले तो सेल्स बनाएंगे हम लोग, जिससे हमें क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर में बना रही हूँ सबसे पहले तो, जिसके इस टाइप से सेल्स हैं।
ये लेयर जो है सबसे बाहर वाली है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा। तो ये सबसे बाहर वाली लेयर है। किसकी बाहर वाली लेयर है, ये हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम की। इसके बाद आ जाती है हमारी जो हमारी एंडोथीशियम है, वो वाली लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर एंडोथीशियम वाले लेयर के मैं सेल्स बनाऊंगी यहाँ पर। तो ये हमारी अंदर वाली लेयर है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम। तो है ये हमारी है एंडोथीशियम। ठीक है, थीशियम सॉरी। तो ये इसके अंदर वाली लेयर है। इसके अंदर फिर और कौन सी लेयर होती है हमारी, होती है टेपिटम। टेपिटम से पहले भी तो होती है, मिडल लेयर हम लोगों ने बनाई नहीं अभी। ठीक है, तो मध्य त्वचा होती है। तो मध्य त्वचा कैसी होगी, ठीक है, मध्य त्वचा कैसी होगी, इसके अंदर वाली लेयर। तो ये है हमारी तीसरी लेयर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर, ठीक है, इसको हम मिडल लेयर बोलते हैं। दिख रहा है ना, मिडल लेयर लिखा है ये। अब सबसे अंदर वाली लेयर मैं बनाने जा रही हूं, जिसको हम बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम। और टेपिटम की जो सेल्स हैं वो काफी ज्यादा बड़ी होती हैं और बहुत ज्यादा रिच होती हैं इन द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि टेपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं उनका जीव द्रव्य बहुत ज्यादा सघन होता है, बहुत ज्यादा डेंस होता है। तो डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है किसके अंदर, टेपिटम के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पोरोजेनस सेल्स होंगी, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो स्पोरोजेनस सेल्स को घेर कर रखती हैं। प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत ज्यादा रिच होता है, बहुत ज्यादा सघन होता है, और इनके अंदर एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक से ज्यादा केंद्रक। तो अभी मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना दूं, तो इसमें हम लोग सारी चीजों के बारे में भी देख लेंगे। तो ये हमारी सबसे अंदर वाली लेयर हो गई, और इसको हम बोलते हैं टेपिटम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टेपिटम। और टेपिटम का इस प्रकार से सघन होता है, और इसके अंदर केंद्र भी यहां पर हम बना देते हैं। एक से ज्यादा केंद्र इसमें पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस इसमें होंगे। तो ये हमारी सबसे अंदर वाली लेयर है टेपिटम, और इसके अंदर ही जो सेल होता है वो होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू, एवरी स्पोरोजीनियस सेल। ठीक है, यहीं पर स्पोरोजीनियस सेल जो है वो प्रेजेंट होता है। इस टाइप से मैंने यहाँ पर बना दिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्पोरोजीनियस सेल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है। इसको आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर लो कि क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, तो ये संरचना होती है। अब समझो, जितनी भी चीजें यहाँ पर मैंने बनाई हैं उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि माइक्रोस्पोरेंजियम में जो है, यानी लघु बीजाणुधानी में 4 परतें होती हैं। वो परतें मैंने यहाँ पर बना दी हैं। सबसे बाहरी वाली परत जो है वो प्रोटेक्शन का काम तो करेगी ही, साथ ही साथ जो बाहर वाली लेयर है, जब बीजाणुजनन कोशिका जो है, इसको बीजाणुजनन कोशिका बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर लिखा है। इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको बीजाणुजनन कोशिका बोल दो या तो इसको लघु बीजाणुजनन कोशिका बोल दो, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। इसी के द्वारा जो है परागकण का निर्माण होता है। अब बात आती है कि सबसे बाहरी वाली लेयर जो है, इसका काम क्या है। जब ये बीजाणुजनन कोशिका जो है, जब ये परिपक्व हो जाती है, जब ये मैच्योर जाती है, तो जो सबसे बाहर वाली, जब सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सूख कर हो जाती है, चपटी हो जाती है। सूख क्यों जाती है, क्योंकि उनमें से वाटर लॉस होता है। ठीक है, और जब एंथर का डाइसेंस होगा, यानी कि जब एंथर जो है फटेगा, उसमें स्फुटन होगा, तो उसमें ये मदद करती है, जिसकी वजह से इनका जो वाटर जो है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, जल की हानि होगी, जल का ह्रास होगा, और यहाँ से जो है रास्ता बनेगा एंथर को बाहर जाने के लिए।
ठीक है। तो वाटर लॉस इसी वजह से होता है। इसके अंदर जो लेयर है उसको हमने बोला है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम और मिडल लेयर जो है दोनों का ही काम है कि ये जो एंथर का स्फुटन होगा, ठीक है, उसमें मदद करते हैं, तो एंथर को बाहर जाने के लिए उसकी मदद करेंगे। और सबसे अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो है वो है हमारी टेपिटम। टेपिटम जो है विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। एक लाइन हमेशा आप रट कर रखिए कि जो टेपिटम है वो विकसित हो रहे पराग कणों को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। यानी कि खाना पीना जो स्पोरोजेनिक सेल है उसको कौन देगा, टेपिटम देगा। क्योंकि टेपिटम आप देख ही सकते हो, मैंने कहा है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म जो इसका जीवद्रव्य है वो बहुत ज्यादा रिच है इन द फूड, ठीक है। तो खाने में इसका बहुत सघन इसमें, क्योंकि देखो यहाँ पर लिख देते हैं जो टेपिटम है, तो जो टेपिटम है यह है, अब इसका सघन जीवद्रव्य होता है, ठीक है। तथा यह बहुकेंद्रीय होता है, यानी कि इसमें एक से ज्यादा केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यह है, यहां से लिख देते हैं, ठीक है, यह है विकसित हो रहे, तो ये क्या करता है, स्पोरोजेनियस जो सेल है या फिर परागकण जो बनता है, क्योंकि इसी से स्पोरोजेनियस सेल से ही क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा और उसको क्या करेगा, ये नरिश करेगा, ठीक है। तो ये इसको जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करेगा। तो यह विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देगा, ठीक है, पोषण देगा। और इसके आगे ये लिखा ही है, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई। अब हम समझेंगे कि इसके अंदर जो सेल है, यानी कि जो स्पोरोजीनियस सेल है, इसका क्या मतलब है। स्पोरोजीनियस सेल या फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू, क्योंकि ऐसी सेल जो है वो काफी सारी पाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने एक सेल को मेंशन इसलिए किया है क्योंकि एक सेल जो ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल भी है। हर एक स्पोरोजेनियस सेल जो होती है वो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम करती है। यानी कि ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। क्या है ये, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। हर एक लघु बीजाणु जो कोशिका होती है वो हर एक मातृ कोशिका का काम करती है, क्योंकि हर एक सेल से हर एक बीजाणु जनन कोशिका से क्या बनता है, एक परागकण का निर्माण होता है, ठीक है। परागकण जो है हर एक सेल से परागकणों का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसीलिए कि हर एक जो कोशिका है वो एक बीजाणु जनन मातृ कोशिका का काम कर रही है। तो इसको स्पोरोजेनियस मदर सेल बोलो, ठीक है, या फिर इसको लघु बीजाणु मातृ कोशिका हम कह सकते हैं, ठीक है। तो MMC का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। जब विभाजन होगा तो उसका मतलब समझेंगे। तो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि ये चीज कंसेप्ट वाली है और आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैंने आपको समझाया कि जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके दो भाग होते हैं। दो, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग नहीं समझ रहे थे, तो दो चीजें होती हैं उसमें। पहली चीज क्या होती है, पहली चीज होती है परागधानी भित्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल बोलते हैं, जिसमें 4 परतें आ जाती हैं और 4 परतें इसी से जो है निर्माण होता है 4 परतों का। तो पहली होती है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये व्हाइट वाली लेयर जो है सबसे बाहर वाली यानी बाह्य त्वचा है। इसके बाद हो जाती है अंतःस्थीशियम यानी कि एंडोथीशियम लेयर, जो कि ये येलो वाली लेयर जो है वो उसको मैं शो कर रही हूँ, ठीक है। वो क्या है, हमारे अंतःस्थीशियम परत है। इसके बाद हमारी तीसरी परत आ जाती है मध्य त्वचा। तो ये ब्लू वाली जो लेयर है वो हमारी मिडिल लेयर है। और सबसे लास्ट वाली होती है टेपिटम, जो कि सबसे मतलब सबसे इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर है। ये पिंक कलर से मैंने इसको शो किया है। और इसका जो काम है वो क्या करती है कि सबसे अंदर जो स्पोरोजीनियस सेल है, यानी कि जो बीजाणु जनन कोशिका, या फिर उसको हम लघु बीजाणु जनन कोशिका बोल सकते हैं, या फिर लघु बीजाणु जनन ऊतक, क्योंकि ऊतक का ही मैंने एक सेल यहाँ पर दिखाया है। कोशिकाओं के समूह को ही तो हम ऊतक बोलते हैं, है ना। और ये स्पोरोजेनियस सेल जो है वो एक जैसी सेल्स होती है, यानी कि होमोजेनियस हमारी
एक जैसी सेल्स होती हैं, एक जैसी दिखती हैं, एक जैसी होती हैं वो, ठीक है। तो हर एक स्पोरोजेनियस सेल से जो है, हर एक स्पोरोजेनियस सेल जो होता है, हर एक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है वो एक बीजाणु जनन मात्र कोशिका का काम करती है, यानी कि हर एक सेल से परागकणों का निर्माण होगा। और वो कैसे होगा मैं यहाँ पर अभी नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बीजाणु जनन मात्र कोशिका के बारे में हम लोगों ने समझ लिया अभी, ठीक है, हल्का हल्का हम समझ लेते हैं। अब इतनी चीजें तो हमने समझ ली कि लेयर कितनी होती हैं और उनका काम क्या है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लो, फिर हम समझते हैं स्पोरोजेनेसिस को। तो इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, तो फिर इसे हम इसे रफ कर देंगे, ठीक है। समझना है स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या होता है, देखो स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बीजाणु जनन ऊतक। बीजाणु जनन ऊतक। जो हम स्पोरोजीनियस सेल के बारे में बात कर रहे थे वो एक्चुअल में इसी का सेल है। बीजाणु जनन ऊतक होता क्या है, यह है एक जैसी कोशिकाओं या फिर मैं बोल सकती हूं कि यह समरूप कोशिकाओं होमोजीनियस सेल्स, यानी कि एक जैसी सेल्स देखने वाली, एक जैसी सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऊतक का सामान्य रूप से ऊतक की जो परिभाषा है वो भी यही होती है कि समान कोशिकाओं का समूह, एक जैसी सेल्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेम सेल्स, ठीक है, सिमिलर सेल्स। तो यहाँ पर देखो समरूप कोशिकाएं यानी कि होमोजेनियस सेल्स होती हैं, एक जैसी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि एक जैसी सेल, अब मैं कह सकती हूँ कि या तो इससे सीधे तरीके से परागकण बन जाता है, ठीक है, इससे डायरेक्टली जो पॉलन ग्रेन है उनका निर्माण हो जाता है, या फिर इसमें कुछ समसूत्री विभाजन भी होते हैं। कैसे होते हैं, इन्होंने बोला है कि इससे अब मैं कहूँ कि एक इसकी जो प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होता है प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका, इसको मैंने बोला है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, या फिर इसे शॉर्ट में बोला जाता है PSC, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में बोल दिया है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल, ठीक है, या फिर हाँ सही बोल लिख रही हूँ मैं, सही लिख रही हूँ ना, प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका जो होती है उससे क्या होगा, मैंने यहाँ पर बोला है कि मैंने एक सेल ले लिया है बीजाणुजनन ऊतक का, यानी कि मैंने एक बीजाणुजनन कोशिका ले ली है, ठीक है, इस ऊतक के। अब इस ऊतक, ये ऊतक बनता कैसे है, कैसे बनता है, तो देखो सबसे पहले मैंने कहा है, मैंने एक मान लो मैंने सजेस्ट कर ली है कि एक बीजाणुजनन कोशिका है जिसको मैंने बोल दिया है कि प्राइमरी, तो सबसे पहली वाली कोशिका से ही तो बनेगा, एक कोशिका होगी जिसको मैंने प्राथमिक हम किससे बोलते हैं, जिससे ऑरिजिनेशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले वो रही होगी, तो उसको मैंने, ये सेल रही होगी, तभी तो मैंने इसको क्या बोला है, प्राथमिक कोशिका। अब इससे बनेगा तो हम उसको देख लेंगे। तो प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका यानी प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें होगा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन आप जानते हो, अगर आपके पास 2n कोई सेल है, ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n, यानी कि आप समझोगे आगे चल के, मैं बता दूंगी आपको, जानते भी होगे आप। 2n मान लीजिए कोई इसी आपके पास सेल्स हैं और आपने जब इसमें डिवीजन किया तो इसमें अगर इसमें आपका माइटोटिक डिवीजन हुआ, ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आएगा
तो 2 सेल ये बना लेगी और दोनों कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे। यानी कि आप जब समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो आपको दोनों सेल ही कैसे मिलती हैं, द्विगुणित मिलती हैं। और अगर हम जब अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो हमें एक कोशिका से, एक सेल से, एक द्विगुणित कोशिका से हमें 4 अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं, कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो हमें एक हैप्लॉइड सेल मिलती है, और अगर हम समसूत्री विभाजन की बात करें तो उसमें हमें डिप्लॉयड का डिप्लॉयड ही मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल है उसमें क्या हुआ, उसमें आपका समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन यानी कि एक जैसे सेल्स आपको मिलेंगी, समसूत्री विभाजन होगा इसमें, समसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, लगातार हुआ और वो, तो इससे आपको क्या मिला, इससे आपको बीजाणु जनन ऊतक प्राप्त हुआ। क्या मिला आपको, बीजाणु जनन ऊतक। ठीक है, स्पोरोजीनियस सेल। ठीक है, सॉरी टिश्यू मिला। ठीक है, अब इस बीजाणु जनन ऊतक की जो प्रत्येक कोशिका होगी, अब इसकी हर एक कोशिका, अब प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से समसूत्री विभाजन हुआ, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ कोशिका में, और विभाजन होते हुए ये यानी कि ऊतक बना। ऊतक क्या होता है, समूह होता है कोशिकाओं का। तो जो समूह बना उसमें मैंने बीजाणु जनन ऊतक बोला, क्योंकि ये बीजाणु जनन कोशिका से ही बनी है, तो ये ऊतक जो है बीजाणु जनन ऊतक ही तो कहलाएगा, है ना, यानी स्पोरोजेनियस टिश्यू कहलाएगा। और यहाँ पर अब मैं बात कर रही हूँ कि प्रत्येक बीजाणु जनन ऊतक जो है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ प्रत्येक बीजाणु जनन ऊतक, बीजाणु जनन ऊतक की कोशिका बीजाणु जनन मात्र कोशिका का काम करती है या का कार्य करती है। इसका मतलब क्या है, यानी कि प्रत्येक बीजाणु जनन ऊतक की जो कोशिका होगी, यानी कि इसकी जो सेल्स होंगी, हर एक सेल परागकण को बनाने के लिए सक्षम होगी। यानी हर एक के पास वो पोटेंशियल होगा, वो एनर्जी यानी वो कैपेसिटी होगी कि वो क्या बना सके, वो पॉलन ग्रेन बना सके। तो इससे क्या होगा, इसमें हम बोलेंगे इसकी जो कोशिकाएं होंगी उसको हम बोलेंगे कि वो एक माइक्रोस्पोर, यानी कि हर एक कोशिका के पास, इसकी मान लो एक कोशिका है जिसको मैंने बोला है प्राइमरी मदर सेल, प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, तो इसके पास कैपेसिटी होगी कि क्या बना सके, ये परागकण का निर्माण कर सके, यानी पॉलन ग्रेन बना सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर सकती हूँ। और अब क्या होगा, प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका जो है वो क्या बनाएगी, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिखा था, ठीक है, समसूत्री लिखा था, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा। और ये टोटल 4 सेल बना लेगी। क्या बना लेगी, 4 सेल बना लेगी, और 4 यानी परागकणों का निर्माण कर लेगी, 4 परागकण का निर्माण कर लेगी। क्या है, परागकण, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसको प्राथमिक हटा देते हैं हम। ठीक है, प्राथमिक नहीं, क्योंकि वहां से स्टार्ट हुआ है ना ऊपर से, तो प्राथमिक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बाय मिस्टेक मेरे से छोटी सी गलती हो गई, बस कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब फिर से मैं सब कुछ रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, सब कुछ रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो क्या क्या बोला मैंने यहाँ पर बोला है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले जो चीजें पढ़ी हैं उसको मैंने बोला था कि 4 परतें होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। परागधानी भित्ति के बारे में पढ़ लिया।
ठीक है। उससे दूसरी चीज थी स्पोरोजीनियस सेल। स्पोरोजीनियस सेल जो होती हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि उस सेल से ही परागकणों का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और हम कह सकते हैं, या तो हम पहले पढ़ लेते हैं बीजाणुजनन ऊतक के बारे में कि बीजाणुजनन ऊतक का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बीजाणुजनन ऊतक यानी कि बीजाणुजनन कोशिका का समूह है वो। तो प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका मैंने एक कंसिडर कर ली है। तो प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। एक सेल बनेगी, जो बीच में मैंने सेल बनाई थी ना, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया था जो लेयर के अंदर, तो वो सेल ही मान लो कि वो क्या है, प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका है। प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल से क्या होगा, उसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोटिक डिवीजन होगा, और माइटोटिक डिवीजन के दौरान उसमें लघु बीजाणुजनन ऊतक का निर्माण होगा, क्योंकि कोशिकाओं का समूह जब कोशिका विभाजन होकर के समूह के रूप में इकट्ठी हो जाएगी तो उसको ही हम ऊतक बोलेंगे। और ऊतक यानी कि वो बीजाणुजनन ऊतक होगा, यानी कि स्पोरोजीनियस टिश्यू होगा। स्पोरोजीनियस टिश्यू के बारे में उन्होंने बताया है कि इसकी प्रत्येक कोशिका बीजाणुजनन ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो है वो लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु याद रखिएगा कि लघु बीजाणु जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। तो लघु बीजाणु धानी क्या होती है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है, वगैरह वगैरह, लघु बीजाणु जनन कोशिका क्या होती है। तो ये सब चीजें, लघु बीजाणु वर्ड किसके लिए है, ये परागकण के लिए तो है ही, पोलन ग्रेन के लिए ही तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि प्रत्येक इसकी कोशिका, बीजाणुजनन की प्रत्येक कोशिका जो है वो परागकण को बनाने के लिए सक्षम होगी, उसके पास ये कैपेसिटी होगी कि वो बना सके। और जिससे विभाजन होता है, जिससे बनेगी चीजें, तो उसको हम बोलते हैं कि वो मदर का काम कर रही है, यानी कि माँ है, तो उसमें जो है परागकण का निर्माण हो रहा है, ठीक है। यानी कि उसको हमने बोला है कि इसकी जो प्रत्येक कोशिका है वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका का काम करेगी, यानी कि हर एक कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होगा, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला है इसमें। तो यहाँ पर मैंने शो किया है कि बीजाणुजनन ऊतक यानी कि स्पोरोजीनियस टिश्यू से क्या बनी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनी, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनी। और एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित, ये क्या है, ये सभी एन है, मान लीजिए अगर ये 2n है, ये 2n है, तो ये सभी क्या है, n है, ठीक है। बात समझ में आई। तो 4 हमें अगुणित परागकण मिलते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन मिलते हैं। और आप हमेशा याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन, जब परागकोश के अंदर पोलन ग्रेन बन जाते हैं, यानी परागकोश के अंदर जो 4 लघु बीजाणु धानी हम लोगों ने पढ़ी थी, जब उनमें परागकणों का निर्माण हो जाता है, तो वही लघु बीजाणु धानी जो है वो बाद में क्या बन जाती हैं, वो पोलन सेक बन जाती हैं। यानी बाद में परागकण से पूर्ण लघु बीजाणु धानी पोलन सैक बन जाती है। क्या बन जाती है, पोलन सैक बना लेती हैं, ठीक है। पोलन सैक क्यों, पोलन जिसमें पोलन भरे हैं, ठीक है, जिसमें पोलन जो है यानी कि जो परागकण है वो भरे हुए हैं, ठीक है। और इनकी जो संख्या है, निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी स्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें हम समझेंगे कि परागकणों की संख्या किस प्रकार से, तो उसमें डिवीजन कैसे होता है, और इसके आगे भी हम लोग को काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।